हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। नेपाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कम्युनिकेशन ऐप्स पर बैन लगा दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर फॉर मिडनाइट नेपाल गवर्नमेंट ने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये ऑर्डर दिया कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कम्युनिकेशन ऐप्स को बैन कर दिया जाए। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही इन्वॉल्व है। इवन द मेटा फैमिली, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, तो बहुत सारे मेजर ऐप्स यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। तो आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और ऐसा किया क्यों गया है? आखिर नेपाल गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा? आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने ये इंस्ट्रक्ट किया अपनी गवर्नमेंट को कि वो इंश्योर कर सके कि ये सारे ऐप्स रजिस्टर हो सके उनकी अथॉरिटीज के साथ। तो इससे क्या होगा कि ये लोग उस पर थोड़ा बहुत रेगुलेशन कर पाएंगे और इवन मॉनिटर कर पाएंगे जो उनके अनवांटेड कंटेंट्स है। मिनिस्ट्री ने 28 अगस्त को इन सभी कंपनीज को नोटिसेस इशू किए थे, जहां पर इन्हें अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करना कंपलसरी कर दिया था। डायरेक्टिव रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ यूज ऑफ सोशल मीडिया 2080, ये एक्ट है जो 2023 में नेपाल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गया था। 2080 बिकॉज ये हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं, बट एक्चुअल में ये 2023 है। तो ये जो एक्ट पास हुआ था, इसके अकॉर्डिंग ही सारी कंपनीज को, अथॉरिटीज को रजिस्टर करना कंपलसरी था। बट ये ऐसा करने में फेल हो गए। जो 7 दिन का डेडलाइन गवर्नमेंट ने इन्होंने दिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 ऑफ अगस्त टिल 4 ऑफ सितंबर, तो इनमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज रजिस्टर कर ही नहीं पाई। तो इसी की वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया और अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया, जब तक ये लोग रजिस्टर नहीं कराते तब तक ये ऐप्स नेपाल में बैन हो जाएंगे। इवन द स्पोक्स पर्सन गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि जैसे ही कोई भी कंपनी रजिस्टर करा लेती है तो उसे सेम डे बैन हटा दिया जाएगा। द फेडरेशन ऑफ नेपालिस जर्नलिस्ट यानी कि FNJ इस डिसीजन को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम और सिटीजन्स के RTI को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसा उनका ये मानना है। पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? कुछ हद तक जी हाँ, ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है नेपाल के पास अभी तक। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है नेपाल में। इवन प्रायर टू दिस गवर्नमेंट इन नवंबर 2023 इन्होंने टिकटॉक बैन किया था। यही रीजन था कि टिकटॉक ने भी रजिस्टर नहीं करवाया था। जब तक उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया, अप टिल अगस्त 2024 टिकटॉक जो है वो नेपाल में बैन रहा। आइए जान लेते हैं कि अभी क्या ब्लॉक्ड है और क्या अनब्लॉक्ड है नेपाल में। पहले जान लेते हैं ये सारे ऐप्स जो अभी ब्लॉक्ड है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, कोरा, टम्बलर, क्लब हाउस जैसे ऐप्स यहाँ पर अभी फिलहाल ब्लॉक्ड है। और इनमें से कुछ अभी भी ऑपरेशनल है, जैसे कि टिकटॉकर, वाइबर, वी टॉक, निम्बस ने रजिस्टर कर दिया है, इसीलिए अभी भी ऑपरेशनल है। टेलीग्राम एंड ग्लोबल डेयरी, इनका प्रोसेस अभी चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो इसके लिए भी ये ब्लॉक नहीं है। टिकटॉक ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका था पहले, शायद इसी वजह से वो अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है। हो सकता है उसे भी फिर से रजिस्टर करना पड़े एज पर द न्यू नॉर्म्स। अब आप इमेजिन करके देखिए, अगर ये सारे ऐप्स इंडिया में बैन हो जाए तो हमारी लाइफ कैसे होने वाली है, क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट हो गए अक्रॉस ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आज क्या नहीं चाहिए, इवन जो आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो तक नहीं देख पाएंगे अगर यूट्यूब बैन हो जाए तो। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आजकल जो बिजनेसेस चल रहे हैं, जो कम्युनिकेशन चल रहा है, वीडियो कॉल, जो फैमिलीज कनेक्टेड है अक्रॉस द कंट्रीज एंड ऑल, ये सारे इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बदौलत है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव्स। क्योंकि इंडिया, नेपाल, इनके पास अपने एप्लीकेशंस अब तक नहीं है जिस पे हम लोग रिलाई कर सके इवन आफ्टर द बैन। तो ये सारे इम्पैक्ट कैसे होने वाले, आइए जानते हैं। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करने वाला है वो है कंटेंट क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स के लिए, बिकॉज उनके लिए उनकी रीच जो है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। मे बी वो रीच उन्हें मिल रही है, वापस ना मिल रही है, देयर इज नो गारंटी। उनकी इनकम पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई फेमस हो जाता है तो वो वन एंड ओनली इनकम सोर्स बना लेते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा
इशू होने वाला है, क्योंकि उनका जो पूरा बिजनेस, पूरा अर्निंग रहता है वो इसी पे डिपेंड रहता है कि आज रील डालनी है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, लाइव जाना है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है। तो ये सारा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। इवन आजकल जो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह लोग पढ़ते हैं, पढ़ते तो नहीं है डेफिनेटली, ये भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह के थ्रू 30 सेकंड्स में हम देखना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए एफएनजे ने भी अपोज किया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक खतरा है, जहां पर हम लोगों तक न्यूज़ ही नहीं पहुंचा पाएंगे, अपने थॉट्स ही नहीं रख पाएंगे इस बैन के बाद। तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है अभी के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 70 मिलियन पीपल जो नेपाल के बाहर रहते हैं वो इन्हीं ऐप्स के थ्रू ही तो कनेक्टेड रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। तो अब उनका कनेक्शन भी नहीं हो पाएगा टिल द बैन इज लिफ्टेड। इससे और भी बहुत सारे सेक्टर्स को फर्क पड़ने वाला है, इवन इकोनॉमी पे भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है मोस्टली बिजनेसेस पे। जैसे आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप अपने आसपास के लोकल वेंडर्स को देखें तो पहले ऐसा होता था कि आपको बिजनेस करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, या तो फैक्ट्री आउटलेट्स पर या तो फिर शोरूम्स पर, होलसेलर्स के पास, कि आप क्या परचेस करना चाहते हैं। बट आज के ज़माने में हम लोग इवन इंडिया में भी व्हाट्सएप पर रिलाई करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेसेस पर, जहाँ पर आपको होलसेलर्स या फिर फैक्ट्रीज वाले आपको ब्रोशर भेज देते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं और आपके पास वो गुड्स पहुंच जाते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा लोकल वेंडर्स के ऊपर आफ्टर द बैन ऑफ व्हाट्सएप इन नेपाल। इवन एजुकेशन सेक्टर पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिलाई करते हैं ऑन यूट्यूब वगैरह, ताकि वो अपना पढ़ाई कर सके। इवन लाइव स्ट्रीमिंग भी चलती है, बहुत सारी क्लासेस भी ली जाती है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आखिर गवर्नमेंट का क्या कहना है, वो एक्चुअल में ऐसा क्यों कर रहे हैं और आगे क्या होगा? तो गवर्नमेंट इसका कहना है कि इसका कोई अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जब भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, इवन आप देखिए कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाकर लोगों को भड़काया जाता है, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इसीलिए गवर्नमेंट इस पे कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स लगाना चाहती है, ताकि ये साइबर क्राइम्स को भी कम कर सके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे नेपाल में। अब आगे क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कंपनीज रजिस्टर कर लेती है विद द नेपाल अथॉरिटीज, तो सेम डे ये बैन जो है वो हट जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।